Please use the above code and go to www.menti.com and join the presentation and use the code and rate your energy level right now. It's just a small ice breaking session that we've planned for all of you today. Great. So it will not take more than 2 to 3 minutes. Menti will be using for initial 5 to 10 minutes. Okay, go ahead, everyone. Please join this code 71063226. Yeah, I think energy level is going down now. थके हुए हैं सब? Okay, great, no problem. 6.5 is also not bad energy level. Oh, 7.2. चलिए, thank you. So let us move forward. रचना मैम आगे बढ़ते हैं. Depict your personality with one emoji. Okay, so please mention your name also. Okay, चलिए, great. देखे जरा इमोजी कैसे यूज करते हैं बच्चे आजकल के. Oh, great. Ashpreet, Divanshi. Very nice. Very good. Mukund. Gauri. Okay. Great. Very nice. I think सबने कर लिया, कोई रह गया? मुकुंद, अर्शप्रीत, आशी, दिवांशी, गौरी, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ने किया अभी. एंड हमारे पास और कौन है? कुणाल भी है, शिवांश ने अभी ज्वाइन किया आई थिंक. So 7 students we have. Doesn't matter. आगे बढ़ते हैं. रचना मैम, let us move forward. So good, I think. तुम्हारे emojis के स्टाइल मुझे पसंद आए हैं बहुत. Very nice. That's it. Okay, बस 2 ही चीजें थी. Okay. Yes, sir. Thank you. अच्छा, उसके अलावा होंगे आगे quizzes. Anyways, so I'll share my screen now. रचना मैम. Okay. Yes, sir. Okay, so be ready now. अपने हाथ में एक पेन रजिस्टर रखेंगे सब लोग और नोट डाउन करेंगे, आज की डेट डालेंगे. So first पार्ट जो है हमारे आज के सेशन का, that we will focus on the overview of this chapter. Okay,
एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे फोकस करना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्टरी चैप्टर. जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिलीट हो गया, पीपीसी, आई थिंक आप सबको पता होगा. और मैंने तो पढ़ा ही दिया था पहले स्टूडेंट्स को, बट बाद में पता चला कि अभी अभी वो डिलीट हो गया. बट एनीवेज, उसके अलावा जो पार्ट है, हम लेट अस फोकस ऑन दैट. सो जो इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है, उसके अंदर हमारे को ये फोकस करना है कि हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं. अगर मैं देखूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम टॉकिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन नाउ. सो मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यहाँ से क्वेश्चन आता है. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से आता है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी थोड़ा बहुत आ सकता है, और स्कार्सिटी से आता है. तो अगर मेरे को इसको प्रायोरिटी वाइज देखना है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी मेरे लिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. नंबर 2 पे आता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव, नंबर 3 पे आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और नंबर 4 पे आता है स्कार्सिटी. सो पहले तो अपने पास ये नोट डाउन कर लो कि तुम्हारे को कौन से टॉपिक्स इसमें से पढ़ने हैं, ठीक है, कौन से फोकस टॉपिक्स हैं. नाउ जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले मैं मे बी प्रायोरिटी नंबर 4 पे चल रहा हूँ, लेकिन ये सबसे ईजी है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी पिक कर रहा हूँ कि स्कार्सिटी क्या होता है. तुमको सबको पता है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज को बोलते हैं. डिमांड जो है ज्यादा है रिसोर्सेज की, और सप्लाई कम है. चॉइस का क्या मतलब है? चॉइस का मतलब है सिलेक्टिंग आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, की सिलेक्ट आप कीजिए आउट ऑफ द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, उसको चॉइस बोलते हैं. तो हम सभी लोग अपनी जिंदगी में चॉइस करते हैं डेली बेसिस पे. तुमने आज चॉइस की कि तुम्हें घूमने जाना है या तुमने क्लास अटेंड करनी है, सो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल. तो स्कार्सिटी और चॉइस तुम्हारे जो शुरू के कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल, और आई एम श्योर तुमको आते होंगे. कहीं पे अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो वो चैट में बताते जाना, सो दैट हम उस पे ज्यादा फोकस कर लेंगे. तो बट मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल है. और एक इसमें क्वेश्चन पहले आता था एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का, लेकिन अब नहीं आ सकता. अब इसको वो रीजनिंग असर्शन तो बना सकता है कि यू शुड नो कि स्कार्सिटी एंड चॉइस दे गो टुगेदर. भाई हम जिंदगी में बेसिकली चॉइस इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ना किसी चीज की स्कार्सिटी है ना, शॉर्टेज है. अगर हर चीज अनलिमिटेड होती, तो शायद मेरे को जिंदगी में चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये भी एक टॉपिक है हमारा. इसके बाद अगर मैं देखूं, तो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 2 पे है. सो इसके अंदर मुझे ये लगता है कि तुम्हारे को सबसे पहले समझना है कि ये होता क्या है. ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट करने की जरूरत है. तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ मीनिंग और वेरिफिकेशन वाले पॉइंट को करना चाहिए, और कुछ एग्जांपल्स करने चाहिए. तो जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं इनको, ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जो हैं. इसीलिए इसमें लिखा है कि इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. लाइक से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अभी आज जो है 20 अगस्त को 12:14 हो रहे हैं, और इस टोटल जूम मीटिंग में 11 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी एंड रचना मैम. तो दैट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. सो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. बट अगर मैं इकोनॉमिक्स के एंगल से, कॉमर्स के एंगल से बात करूं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकती है. जैसे आज की तारीख में अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लूं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, या इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, या इंडिया में आरबीआई के पास कितने रुपए पड़े हैं, सो दैट इज ऑल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. सो इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, और इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. सो एग्जांपल्स में देखो क्या लिखा है, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, प्राइस बढ़ रहे हैं. जैसे पेट्रोल का प्राइस भी एक एग्जांपल हो सकता है कि करंटली द पेट्रोल प्राइस इन दिल्ली इज 101.83, जो भी एग्जैक्ट डेटा है. सो दैट इज बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ओके, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं उसको. तो पहले 2 पॉइंट मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले 2 पॉइंट है. ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और नॉर्मेटिव क्या होता है? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. और ये बेसिकली बात करता है कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या होती है. आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक का मतलब है कि मैं कहूँ कि आइडियलिस्टिक पेट्रोल शुड बी 70 रुपीज पर लीटर. आइडियलिस्टिक इट शुड बी. तो जहां पे भी लगता है कि इट डील्स विद व्हाट टू बी, what ought to be, या how economic problem should be solved. तो जैसे ideally the price of petrol should be 70 per liter, लेकिन है कितना? 101. तो actual कितना है? 101. that is a positive economics. होना कितना चाहिए? ideally 70 होना चाहिए या कम होना चाहिए. और इसको हम वेरीफाई भी नहीं कर पाते एक्चुअल डेटा के, क्योंकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट होती है. ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए आइडियलिस्टिक. कि अगर मैं आइडियलिस्टिक बात करूं, तो मैं कहूँ कि 100% लिटरेसी होनी चाहिए, लेकिन लिटरेसी है कितनी? 65% है अभी इंडिया में. सो नॉर्मेटिव बेसिकली एक्चुअल डेटा एक तो वेरीफाई नहीं हो पाता, और ये आइडियलिस्टिक बातें करता है. तो मेरा सजेशन है पहले 2 पॉइंट कीजिए, और कुछ एग्जांपल्स कीजिए, और जितने भी एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव के, सारे कर लीजिए. बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पेपर बनाए और वो तुमसे पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में ना पूछे. वो डेफिनेटली तुमसे पूछेगा, डेफिनेटली 200% पूछेंगे.
इसके बाद एक और इसमें टॉपिक है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, ये भी तुमने सुना होगा कि इट इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स तुम सबको पता है अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब 3 कॉजेज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो तुम सभी ने पढ़े होंगे कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। अब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड के साथ एक तो नेवर एंडिंग होती है। जैसे ही हमारी एक वांट सैटिस्फाई हो जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है, ठीक है? अब इसमें सबसे जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो तुम सबको पता होना चाहिए, वो ये कि वांट्स जो है वो वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब हर पर्सन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 कुछ अलग हो सकता है। मेरे लिए मे बी कोई और चीज़ है जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकती है। सो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग साइकिल, दे विल ऑलवेज कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर। व्हेन वन वांट विल गेट फुलफिल्ड, द अदर वांट विल बी रेडी and the want will differ in intensity or urgency. And all human wants are not of equal importance. Some wants are more important than others. मेरे लिए कई बार कोई चीज नंबर 1 पे हो सकती है, आपके लिए वही चीज नंबर 4 पे भी हो सकती है। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इसका मतलब है अर्जेंसी चेंज होगी, प्रायोरिटीज चेंज होंगी लोगों की, और हर वांट इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल 4 और एंटरप्रेन्योरशिप 4 रिसोर्सेज होते हैं। अनलिमिटेड कभी भी नहीं हो सकते। कोई कंट्री किसी रिसोर्स में रिच हो सकता है, कोई किसी में। गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल ज्यादा है, हमारे पास लैंड ज्यादा है प्रोडक्शन करने के लिए। सो हर एक का अलग अलग बेसिकली रिसोर्सेज है हर कंट्री के पास, और क्योंकि अनलिमिटेड हो नहीं सकते, शॉर्टेज होती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। एंड तीसरा है वो है ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक रिसोर्स को बस एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज के लिए। जैसे मैंने लैंड का एग्जांपल लिया और 4 पिक्चर्स डाली हैं यहाँ पे। तो लैंड अगर एक रिसोर्स है, तो उसको हम या तो मतलब एक सिंगल मेरे पास पीस ऑफ लैंड है, मान लो 1000 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट है। अब या तो मैं उसमें एग्रीकल्चर कर लूँ, या मैं इंडस्ट्री चला लूँ, या मैं रेजिडेंस के लिए यूज कर लूँ, या मैं स्कूल बना लूँ। तो अगर मैंने उसे एक चीज के लिए यूज कर लिया, तो फिर मैं उसको साइमल्टेनियसली दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। सो आई एम गोइंग लिटिल फास्ट क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें आता है ये, ठीक है? बट अगर किसी को नहीं आता तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, देन मे बी वी कैन गिव अ सेपरेट क्लास इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू मोर डिटेल्स ऑन इट। अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार मैं फिर बता दूं कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट आपको बता दी थी। नाउ चलते हैं 3 सेंटर प्रॉब्लम्स पे। तीनों जो सेंटर प्रॉब्लम्स है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इनको तीनों को प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 पे डाला हुआ है, ठीक है? अब इसको पढ़ते कैसे हैं एग्जाम के लिए, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अभी मैं तुम्हारे साथ इसके की पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। तो मैंने इसके कुछ पॉइंटर्स बना के आप लोगों को दिए थे, ठीक है? जिसके पास नहीं है अभी मैं भेज दूंगा। तो लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या कहती है कि भाई अगर मान लो पेप्सी को कंपनी है, पेप्सी जो है वो पेप्सी को कंपनी पेप्सी भी बनाती है, लेज भी बनाती है। उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसको डिसाइड करना है कि उसको पेप्सी बनानी है, लेज बनानी है। फिर उसको ये डिसाइड करना है कि कितनी पेप्सी बनानी है और कितने लेज बनाने हैं। अब उसके सामने ये प्रॉब्लम है कि अगर वो एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उसको दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसको लेके कंटेंट आराम से अवेलेबल है यहाँ पे, आपके साथ हम ये शेयर कर देंगे। बट मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे ये क्या है, और इसके पॉइंटर्स भी अभी शेयर करूंगा कि इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू विच गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड। कि इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि वो ब्रेड बनाएगा या मशीन बनाएगा या दोनों बनाएगा। और अगर वो एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो उसको दूसरी चीज की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है। और एक बार वो डिसाइड कर ले कि क्या बनाएगा, फिर उसको ये भी डिसाइड करना होता है कि दोनों की क्वांटिटी कितनी बनाएगा, क्योंकि उसके पास फिर से पैसे जो है वो लिमिटेड है। पैसे जो है लिमिटेड है। और लास्ट में मैंने लिखा है गाइडिंग प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि हमें वो गुड बनाना चाहिए या वो कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिससे सबको एग्रीगेट मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। एग्रीगेट मैक्सिमम यूटिलिटी का मतलब है जिसको ब्रेड चाहिए वो भी खुश रहे, और जिसको मशीन चाहिए वो भी खुश रहे, दोनों के दोनों को खुश रहना होगा। तो इसको हम बेसिकली इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो अब तुम्हारे सामने चैलेंज कम है, क्योंकि अब ये पैराग्राफ बेस्ड में तो आएगा नहीं, ठीक है ना? अब तो ये जो आएगा वो कैसा आएगा? अब तो ये आप मान के चलिए कि ये तुमसे रीजनिंग असर्शन में पूछा जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड होपफुली उसमें होगा, नहीं तो हम अभी कंस्ट्रक्ट करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसका रीजनिंग असर्शन कैसे बन सकता है व्हाट टू प्रोड्यूस का। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, ठीक है? और उसके अंदर आप मान के चलो कि बहुत अच्छे से रीजनिंग। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, मतलब हाउ टू स्टडी, तो उसको लेके मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहूंगा। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपको जो भी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, जो हमारी पहली सेंटर प्रॉब्लम है, उसका जो भी कंटेंट अभी मैं शेयर करूंगा, ये पीपीटी और अपने पॉइंटर्स, उसको पढ़ो पहले ध्यान से, समझो पहले कि वो क्या कह रहा है, और उसको अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी। कि व्हाट टू प्रोड्यूस कह रहा है कि हम क्या प्रोड्यूस करें आउट ऑफ द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, हम ब्रेड बनाएं या मशीन बनाएं या दोनों बनाएं।
अब अगर हम एक को ज्यादा बनाएंगे तो हमें दूसरे को कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास. सो बेसिकली वो इस तरीके की बातें कर रहा है जो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी वाली सेंट्रल प्रॉब्लम है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें इस पे फोकस करना है. सो अभी तक कोई किसी का डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क नाउ, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस जितना मैंने बोला. So priority number 1 will be central problems, what to produce, how to produce, for whom to produce. Priority number 2 will be positive and normative economics. Priority number 3 will be root cause of economic problem, which means human wants are unlimited, resources are limited, resources have alternative. और लास्ट प्रायोरिटी विल बी स्कार्सिटी और चॉइस क्या होता है. तो बेसिकली बस 4 ही एरियाज हैं यूनिट 1 के अंदर. सो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में तो पूछिए, चैट में लिखिए, अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है. और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे तो उनको बहुत फास्ट लग रहा होगा. सो इफ रिक्वायर्ड हम आपके लिए इसको डिटेल में पढ़ा देंगे, बट बिकॉज आज की जो मास्टर क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना, एमसीक्यू, रीजनिंग असर्शन और केस स्टडीज को डिस्कस करना. दैट इज द प्रायोरिटी. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे पास है सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम गुड को बनाएं कैसे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से. लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है? मोर लेबर लेस कैपिटल. और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है? मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर. सो बेसिकली इन दोनों टेक्निक्स के ऊपर हम काम करते हैं. हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? हमें वो करनी चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें वो ही करनी चाहिए जो अवेलेबल है. सो दो चीजों पे फोकस करते हैं, एक तो वो अवेलेबल होनी चाहिए और वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें लेबर इंटेंसिव यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव करनी है. अब पहले तो ये पैराग्राफ में लिखना होता था तो अलग चैलेंज है. आज पैराग्राफ में नहीं लिखना, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. तो मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल. ठीक है. तो दैट इज लेबर इंटेंसिव. मोर ऑफ कैपिटल और लेस ऑफ लेबर इज कैपिटल इंटेंसिव. कैसे यूज करनी चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिवनेस से और जो इजिली अवेलेबल है. और लास्ट में देखो गाइडिंग प्रिंसिपल मैंने लिखा है, दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी यूज जिससे मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट हो. मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट, तो इसको हाउ टू प्रोड्यूस बोलते हैं. और लास्ट जहाँ पे फॉर हुम टू प्रोड्यूस की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है, सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है. तो इसको मैं यहाँ से ना बता के तो मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ. देखो फॉर होम टू प्रोड्यूस के मैं अभी पॉइंटर शेयर करूंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का यहाँ पे मतलब है कि मैं किसके लिए बनाऊं. मारुति कंपनी को बहुत ध्यान से सोचना होता है कि वो ऑल्टो बनाए या वो ब्रेजा बनाए, राइट, या बलेनो बनाए. तो उसको ध्यान से देखना होगा क्योंकि बेसिकली हर पर्सन की जो इनकम कैपेबिलिटी है या परचेजिंग पावर है वो डिफरेंट है. हमारे को जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो रिच क्लास के लिए भी बनाने हैं, मिडिल क्लास के लिए भी बनाने हैं और लोअर मिडिल के लिए भी बनाने हैं, तीनों के लिए बनाने हैं. ठीक है. तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. वो कहता है कि वी हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द इनकम कैपेबिलिटी या परचेजिंग पावर, एंड वी शुड प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स टू कवर एवरीवन वेदर इट दैट पर्सन इज रिच, पुअर और मिडिल क्लास. तो अभी शुरू में तो फॉर होम टू प्रोड्यूस को इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है. एक और टेक्निकल टर्म थी इसमें, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. वो मुझे नहीं लगता कि अब कोई पूछेगा क्योंकि जब ये 12th में था इकोनॉमिक्स में बोर्ड के पेपर में तब उसको पूछा जाता था, पैराग्राफ में लिखना पड़ता था. अब उतनी जरूरत नहीं है. अब अगर आप इतना भी पढ़ लोगे कि इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू परचेजिंग पावर, इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू कि हमें वैरायटी ऑफ गुड्स बनाने हैं, रिच के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पुअर के लिए, जो हम देखते भी हैं आज की तारीख में. अगर मैं खरीदने जाऊं तो मेरे पास 2,000 रुपए का भी मोबाइल फोन अवेलेबल है मार्केट में और 1,25,000 का भी अवेलेबल है. सो और बीच में 50,000 का भी अवेलेबल है, 20,000 का भी अवेलेबल है. सो वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. एक्सट्रीम रिच क्लास के लिए भी है, एवरेज के लिए भी है और बिलो एवरेज के लिए भी है. तो मैं ये मानता हूं कि अगर किसी को यूनिट 1 पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको सबसे पहले सेंटर प्रॉब्लम्स करनी चाहिए तीनों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है माई सीबीएसई क्लासेस उस पर भी डली हुई है और वी लर्न इकोनॉमिक्स के ऐप पे भी है अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो. देन पूरी सेंटर प्रॉब्लम्स की, उसके बाद पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद रूट कॉज किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का और फिर स्कार्सिटी चॉइस करके ये चैप्टर खत्म हो जाता है. तो अपने पास पहले तो पहला स्टेप क्या होता है किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने से पहले कि हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है, कंटेंट कितना अवेलेबल है. पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसके आगे की सारी चीजें डिलीट हो गई हैं. तो मतलब ये चैप्टर टेक्निकली सिर्फ आधा रह गया है जो पहले होता था उसके कंपैरेटिवली. तो इट इज जस्ट 50% नाउ. नाउ हमारा अब इसके बाद जो टारगेट है, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, किसी के कोई क्वेश्चन, anything coming to your mind, you can ask. We have 2-3 minutes before we start discussing the questions.
Okay. So what I want now is Rachna ma'am, आप यहाँ से आप questions शुरू कीजिए discuss करना बच्चों के साथ. I'm here only. Yes, sir. All right, sir. We'll be first focusing on assertion reasoning. अभी हमारे पास assertion reasoning के कुछ questions हैं जो हम discuss करेंगे और साथ में उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे. So first section is assertion reasoning and the first question says assertion दिया गया है human wants differ in priority and reason दिया गया है for individual all wants are equal. Assertion human wants differ in priorities. This is a true statement. हमारे जो wants है, human wants है, वो अलग अलग सबकी अलग अलग priority है. But जो reason दिया गया है यहाँ पे, it is contradicting the above statement कि for individual all wants are equal. So यहाँ नीचे चार options दिए गए हैं जिन्हें हम in technical terms alternatives कहते हैं. तो the first one is both A and R are true, and the reason is correct explanation of assertion. B part is both A and R are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true. The best method by that I feel by far is the best method to solve this question is elimination. पहले आप individually assertion को समझिए, reason को समझिए, and then उसके बाद एक एक करके जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनको डिलीट कीजिए एंड और eliminate कीजिए and then answer your question. So in the chat box all of you please write down your answers जो आपको लगता है correct है for this statement and you can use the elimination method. Assertion human wants differ in priorities, reason for individual all wants are equal. So we have C, 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 C. Okay, anybody else left? C. Pavni, Shivansh, please, you also write down your answers. C. Vanshika is saying B. All right. So the right, okay, Pavni, C. So the right answer here is option number C. Why? Because reason is false. Human wants differ करती है in priorities. This is true. Assertion is true. But for individual, all wants are equal is not true. So the right answer here is C part. Let's move on to the next question. So the next question says, positive economics can be verified with actual data assertion. अभी हमने ये देखा जब सर हमें ओवरव्यू दे रहे चैप्टर को ओवरव्यू दे रहे थे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रीजन दिया गया है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स aims to make real description of economic activity as it is based on facts. I feel the reason is also true. So now I've given you a hint that assertion is true, reason is true. तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं which is A and B. अब हमें A और B में से डिसाइड करना है कि आंसर क्या है. क्या जो रीजन दिया है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. प्लीज राइट डाउन योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Kunal is saying B, Devanshi A, Madhav A, Ashi A. What about others? Please write down your answers. A, Mukund A. All right. Pavni A. All right. So the right answer is A part.
This reason is explaining our assertion कि positive economics verify होता है actual, we can verify it with actual data because it's a real description of economics. ये based है on facts. So this is true. So the right answer here is A part. Let's move on to the next question. Next question दिया है assertion positive economics is neutral between ends. And reason दिया गया है positive economics doesn't give any value judgments. Positive economics is neutral between ends क्योंकि positive economics ना ही कोई advice देता है, ना ही बताता है कि क्या ideal है, और ना ही गलत बताता है. So it is somewhere neutral between ends. This assertion is true. Now read the reason and write down your answers in the chat box. The reason given here is positive economics does not give any value judgments. Is it the right reason for assertion? Firstly, please check if assertion is true, then check reason if reason is true. And then if both of them are true, then check between A and B कि कौन सा correct हो सकता है. Okay, A right. Everyone, A. Okay. Others? A, Vanshika, Devanshi, Kunal. A, Shivansh, A. So great, yes. The right answer here is A part. Assertion positive economics is neutral between ends because positive economics does not give any value judgments. So assertion is true, reason is true, reason is the right explanation for assertion. So we move on to the next question. So यहाँ दिया गया है positive assertion दिया गया है कि positive economics statements are statements of truth. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ है, वो हमेशा सही होते हैं. एंड रीजन गिवन योर इज पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू मे बी फॉल्स. अब ये दोनों फिर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, सो कोई एक करेक्ट हो सकता है. सो आइदर असर्शन इज ट्रू और रीजन इज ट्रू. द assertion is false because positive economic statements are statements of truth. ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स हमेशा स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ है. ये गलत भी हो सकते हैं, ये फैक्ट कभी कभी फैक्ट्स भी गलत हो सकते हैं, तो जिन पे पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स डिपेंड करते हैं. सो रीजन यहाँ दिया गया पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू मे बी फॉल्स. सो द रीजन इज ट्रू but assertion is false. So the right answer here is D part, as Gauri and Ashi has written, that assertion is true, but the reason is assertion is false, but the reason is true. Positive economic statements हम confuse हो जाते हैं कि हमेशा statements of truth है. That's not the case. Positive economic statements can be true or false. So the right answer here is D part. So the last question that we have here is for assertion reasoning. If all human wants had been of same importance, then it would have become impossible to make a choice. Reason दिया गया है resources are not only scarce but can be put to various uses. So please write down your answers in the chat box. Check your assertion, check reason, check if reason is the right explanation of assertion or not. Devanshi saying A, okay, A. This one's a little tricky, so give it a thought. Anyone else?
Madhav, Mukund, Kunal, Shivansh. Kunal is already answered. Shivansh, Pavni. What do you think is the right answer for this one? Okay, A part. B part. All right. So हमें B बहुत कम मिले हैं, but mostly people think it's A part. Shivansh B. Okay. Mukund B. So the right answer here is B part. If all human wants, sorry, if all human wants had been of same importance, then it would have become impossible to make a choice. हम यहाँ पे चॉइस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ह्यूमन वॉन्ट्स की बात कर रहे हैं, पर रीजन में हम ये बात कर रहे हैं कि एक रिसोर्स के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कैर्स बट कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस. सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बिकॉज ऊपर हम बात कर रहे हैं चॉइस की और नीचे हम ये बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट यूजेस है, रिसोर्सेज स्कैर्स है और ऑल्टरनेट uses है resources की, and resources can be put to various uses. So this is not the right explanation of assertion. So the right answer here is B part. Very few of you could answer this one, but okay. So this is the end of the first section that we have, which is assertion reasoning. Let's move on to the Excuse me, second ma'am. section. 1 minute. Yes. Ma'am, then what will be the correct reason for the assertion? Just a second. See, can I answer this? Yes, sir. Okay. Now the assertion is that if all human wants had been of same importance, okay, अगर सारी human wants में की importance same होती और हम priority नहीं कर रहे होते, then it would have become impossible to make a choice. Now इसका अगर मुझे reason के ऊपर फोकस करना है, तो इसका रीजन इस सेंस में बनेगा कि हमारे को यहाँ पे लिखना होगा कि इसका कारण क्या है. मतलब से फॉर एग्जांपल, तो हमारे को यहाँ पे इसका कारण लिखना है, और वो कारण या रीजन ये बनेगा कि हमें बेसिकली अगर हम ह्यूमन वांट्स की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ सेम इम्पोर्टेंस, ओके, देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक अ चॉइस. तो हमारे को यहाँ पे रीजन ये बनाना पड़ेगा इसका, या ये एक करेक्ट रीजन हो सकता है. इट इज वन ऑफ द रीजन, ऑल्दो बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं कि कारण इसका ये बन रहा है कि हम जिंदगी में चॉइस क्यों करते हैं. वी मेक अ चॉइस बिकॉज human wants are unlimited, and also the priorities of human wants are actually different, या importance is actually different. So basically इसका reason उसी के ही concept से बनना था, which means जो human wants are unlimited वाला आंसर है, पूरा पैराग्राफ है, उसी में से बनना था. यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कहीं ना कहीं जो रीजनिंग में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर्स बट कैन बी पुट टू वेरी, हमने क्या किया, तीसरे वाले पॉइंट से बना दिया. तो आपको पता है कि रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 पॉइंट्स थे. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड था, रिसोर्सेज आर लिमिटेड था, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 2 और 3 को यूज करके रीजनिंग कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, जबकि रीजन भी आपको पॉइंट नंबर 1 से ही बनाना था एक्चुअल में, या पॉइंट नंबर 1 से ही बनता. और रीजन पॉइंट नंबर 1 से यही बनाना बनता है यहाँ पे कि हमारे को बेसिकली जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो एक तो अनलिमिटेड होती है नंबर 1, और साथ ही साथ उनकी जो अर्जेंसी होती है या जो इम्पोर्टेंस होती है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, या वो चेंज हो जाती है अल्टीमेटली. किसी के लिए नंबर 1 पे कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है. तो दैट वुड हैव बीन द रीजन.
तो इसका मतलब वो जो 3 पॉइंट्स थे उसमें से पहले से ही बनाना था वो। Okay, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं रचना मैम। Yes, sir. So now we have a case study. ये केस स्टडी हमने टेक्स्ट बुक से ही लिया, एज वी डिस्कस लास्ट टाइम कि 2 तरीके की केस स्टडीज हो सकती हैं, वन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वन फ्रॉम इंटरनेट, न्यूज़पेपर और मैगजीन. दिस वन इज फ्रॉम बुक इटसेल्फ. So the case study says this problem relates to the distribution of produced goods and services among the individuals within the economy. That is the selection of the category of people who will ultimately consume the goods. That is whether to produce goods for more poor or less rich, or more rich or less poor. Since resources are scarce in every economy, no society can satisfy all the wants of its people. Thus a problem of choice arises. Goods are produced for those people who have the paying capacity. The capacity of people to pay for goods depends upon their level of income. It means this problem is concerned with distribution of income among the factors of production: land, labor, capital, enterprise, who contribute in the production process. The problem can be categorized under the 2 main heads: personal distribution and functional distribution. So for this, we have 4 questions, and we'll use quizzes to attempt those questions. So I'm sharing here the code. So please join this quiz, and the code is here, and I'm also sharing the link with you all in the chat box. Anyone left?
And for the last part, we'll be using Mentimeter. We have some multiple choice questions, and we'll be using Mentimeter for that. And I'm sharing my screen again with you. So these are some multiple choice questions from all the important topics. Please use this code to enter the presentation. Yeah, come on, answer everyone. Be quick. If labor is cheap and capital is costly. So the right answer is labor intensive technique should be used. So let's move on to the next question. India should spend more on defense budget. This is a normative statement. But why So normative? Can anyone tell why normative? Sir, because should is used. Yeah. Sir, because this is an idealistic situation. Yes, yes. Very nice. Very good. ओके सो ये टर्म मैंने यूज नहीं की थी जानबूझ के बट क्वेश्चन आई थिंक हमने डाल दिया है सो जब मैंने फॉर होम टू प्रोड्यूस पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 2 टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो छोड़ दी थी मैंने तो एक बार सुन लो क्योंकि अब क्वेश्चन आ गया है सो नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल उसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं लाइक से फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम 100 है और हम 4 लोग हैं और एक को मिलती है 25 नेशनल इनकम एक को 25 एक को 25 एक को 20 किसी को ज्यादा कम भी मिल सकती है ठीक है 10 20 30 मिल गई 40 सो नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग इंडिविजुअल्स दैट इज नोन एज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं उसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन
और एक और होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने नहीं पढ़ाया आपको आज। वो होता है कि नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि नेशनल इनकम जो कमाते हैं उसमें से कितना लैंड कमाता है, कितना लेबर, कितना कैपिटल और कितना एंटरप्रेन्योरशिप। सो उसको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा था नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो बेसिकली इसका आंसर है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। So the right answer is economic problem is basically a problem of choice arising due to limited resources. Dash is the root cause of all economic problems. You have 3 options in front of you. So the right answer here is scarcity is the root cause of all economic problems. So this is the end of our presentation. So great. Congratulations, Ashi. So we will be sharing more multiple choice questions, assertion reasoning, case studies of this unit 1, and so that you can practice it more. So just to sum up now this session, my suggestion would be that you should focus on these 4 topics: central problems ki तीनों, what to produce, how to produce, for whom to produce, positive normative, root cause of economic problem, and scarcity choice. So बहुत छोटा सा यूनिट रह गया, एंड इसको लेके रीजनिंग असर्शन, एमसीक्यूज, केस स्टडीज कुछ भी आ सकता है इनफैक्ट. सो स्टेप नंबर 1 इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. स्टेप नंबर 2 is to do all MCQs जितने भी आपके बुक में हैं. Step number 3 would be that we'll be sharing more reasoning assertion, आप वो करिएगा, and then you can ask doubts. And last step would be to focus on case studies. So with this, I'll wind up this class, and thank you everyone for joining. Thank you, Rachna ma'am. और अगर किसी के डाउट्स हैं, क्वेरी है, you want to discuss something, so we are available for next 5-6 minutes more. And otherwise, if you want to exit, you may exit. We'll be sharing one feedback form, so give us that feedback, and very soon we'll have another session, and give your feedback as to what more you want. And very soon we'll have one more session on some different topic, either of statistics or micro, and we will be having more of these sessions. So thank you everyone for your time. Take care. Thank you, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, टेल मी वंशिका. सर आप पॉजिटिव और नॉर्मेटिव ये इकोनॉमिक्स दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, एक सेकेंड. देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर ना बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं.
सो पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो चीज है, एग्जिस्ट करती है और जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि मान लो मैं पोस्ट पेड कनेक्शन यूज करता हूँ एयरटेल का और मेरा बिल आता है 566। तो अगर मेरा बिल आ रहा है और मैं उसमें लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है कि माय टेलीफोन बिल फॉर दिस करंट मंथ इज ₹566, सो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब जो है, एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में कि इस वक्त हमारी कंट्री की जीडीपी 8.2% है, एग्जैक्ट डेटा निकाल लो, या मैं कह दूं कि इस वक्त पेट्रोल का प्राइस दिल्ली में 101.83 है, सो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है जो है, एग्जिस्ट करता है और जिसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि वो बात सही भी है या गलत है, दैट इज पॉजिटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आइडियलिस्टिक सिचुएशन, होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव का मतलब है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल शुड बिकम चीपर, ठीक है। आइडियलिस्टिक सिचुएशन है 100% लिटरेसी शुड बी देयर इन इंडिया। तो कोई भी चीज जो होनी चाहिए और जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता एक्चुअल डेटा से, दैट इज नॉर्मेटिव। सो ये है जो इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, थैंक यू।